नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे चीन ने अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना ली, ब्रिक्स का और एससीओ का प्लेटफॉर्म बनाकर कैसे उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को परास्त करने की योजना बनाई। दरअसल इस दुनिया में जो भी जंग होती है वो वर्चस्व की होती है कि दुनिया पे राज कौन करेगा। अल्टीमेटली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद एक जो मल्टीलैटरलिज्म या मल्टी अलाइनमेंट जो निकल कर आया, उससे भारत के लिए और परेशानी पैदा कर दी। पहले तो हम ये थे नॉन अलाइंड थे, किसी के साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन जब से हमने अपनी पॉलिसी चेंज करके मल्टी अलाइनमेंट की कर ली नॉन अलाइंड की जगह, बस वहीं से हमारी दिक्कतें शुरू हो गई। ये पॉलिसी जो शुरू की, ये मोदी ने शुरू की 11 साल पहले। भारत और चीन के बीच में जो संबंध है, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है कि हर इस चीज को जो इस खित्ते से संबंधित है, भारत को उसमें एक फिर से एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। उस सोच में, उस विचार में बदलाव की जरूरत है जिसके आधार पर भारत मल्टी अलाइनमेंट के अंदर गया और अल्टीमेटली कुछ ना समझ आया उसको, ना कुछ कर पाया और वहां जाकर वो फेल हो गया। दरअसल चीन ने दो ऐसे प्लेटफॉर्म खड़े किए, एक ब्रिक्स और एक एससीओ, जिसके द्वारा उसने पूरे पश्चिमी जगत के वर्चस्व को चुनौती देने की बात की और कर भी पाया। अब चीन ने क्या किया? चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि वो भारत के साथ एक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन रखेगा। वो प्रैक्टिकल कोऑपरेशन क्या होता था? इकोनॉमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म और शेयरिंग द एक्सपीरियंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब दिखावटी था? इन एक्चुअलिटी दिखावटी इसलिए था कि चाइना ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की, एससीओ की और ब्रिक्स की, पिछले 10-11 सालों में सूरत बदल दी। सूरत इसलिए बदल दी कि उसने उनको अपने रूप में ढाल लिया। ये प्लेटफॉर्म तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म थे, अलग अलग जो देश आते हैं अपने अपने वो विचार लेके आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने इसको शेपअप करके उस रूप में ढाल लिया जो उसकी अपनी पॉलिसी थी, अपने देश की पॉलिसी थी, जो उसको खुद को सूट करता है। उसने ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल उसके अनुरूप ढाल लिए है। ये एक किस्म से चाइना का इस नए युग के अंदर एक बड़ा सफल अभियान हो गया। यानी कि अपनी डोमेस्टिक नीतियों को और जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, उन दोनों को अलाइन किया इन समिट्स के द्वारा, एससीओ प्लेटफॉर्म और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। यहां पर एक एंटी लिबरल चाइनीज मूड निकल कर आता है, मॉडल भी निकल के आता है, जो बेसिकली पश्चिमी देशों को चुनौती देता है। मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन, इन तीनों का एक मिक्सचर था 2021 में जो लॉन्च किया था उन्होंने। अब इसने सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हो सकते थे वो पैदा किए, अपनी पोजीशन को एनहांस किया, जो चाइना के इंटरेस्ट थे उसको ऊपर लेके आया और कई बड़े इश्यूज के ऊपर अपनी राय बाकी देशों से अलग रखनी शुरू की। जैसे कि इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट पे उसकी राय अलग थी। कई और जो युद्ध निकल के आए, जैसे ईरान का युद्ध आया, उसकी राय बिल्कुल अलग थी। और बड़ी खूबसूरती से चीन ने इसका इस्तेमाल एससीओ के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू करने में लगाया कि हम इजराइल को कंडेम करते हैं, अमेरिका को कंडेम करते हैं जिस ढंग से उन्होंने ईरान पर हमला किया। भारत को लगा कि हां,
चीन ऑलमोस्ट कामयाब हो गया एससीओ और ब्रिक्स को हाईजैक करने में, और इंडिया ने अपने आप को पीछे हटा लिया कि नहीं, एससीओ का स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं इजराइल की मजम्मत यानी कि कंडमनेशन नहीं करूंगा, मुझसे नहीं पूछा गया। इस बीच में कई प्रॉक्सी बन गए, बीआरआई का जो डोज थे, बाकी चीजें थी, बहुत पैसा दिया, पाकिस्तान उसके साथ था। इस बीच अफगानिस्तान भी सीपैक के चक्कर में उसके साथ में आ गया। बांग्लादेश के साथ एक ट्राइलेटरल कर दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन में, वो उसका एडवांटेज हो गया। तो भारत के जो पड़ोसी थे के करके भारत से छिनते चले गए, और इनका उपयोग चीन ने अपने प्रॉक्सीज के तौर पर करना शुरू कर दिया, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेंगे एससीओ के अंदर और ब्रिक्स के अंदर। तो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, वहां पर चाइना ने चीजों को रीडिफाइन किया, अपने हिसाब से रीडिफाइन किया, आइडेंटिटीज को, रोल्स को रीडिफाइन किया, और जो इंस्टीट्यूशंस थे बेसिकली उनको पूरी तरह से अपने अनुरूप ढाल लिया। मुझे लगता है कि भारत को बहुत देर से समझ आया कि मैं तो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया हूं यहां पर, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं रह गया, अब मैं क्या करूं यहां पर। तो गजा के ऊपर देखो तो भारत के जो रुख थे वो बिल्कुल अलग थे, जो चीन का रुख था, एससीओ का, ब्रिक्स का रुख था, तो भारत उससे हटता हुआ नजर आया। और ऊपर से भारत बहुत सारे अमेरिकी दबाव के अंदर था कि वहां पर भारत ये करना चाहता था कि अपने आप को डिटैच कर रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो कि हेडमास्टर बना हुआ था, उस हेडमास्टर को एक चुनौती मिलती नजर आई चाइना से, और ये चाइना को पसंद नहीं आया। अब मुसीबत ये हुई कि इंडिया इस पिक्चर में कहां आता है। सच बात तो यह थी कि इंडिया इस पिक्चर में ही नहीं था कहीं पर, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली हो या टेक्नोलॉजिकली हो या फिर मिलिटरली हो, हम उतने पावरफुल कभी बन ही नहीं पाए जितना चाइना था। और एक बार हमारे जयशंकर साहब ने भी कहा था कि चाइना तो हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उनकी मिलिट्री 5 गुना पावरफुल है, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। अब चाइना का जो कम्युनिकेशन था, जो इंडिया के साथ था, वो एक किस्म से कहा जाए तो बातचीत तो चलती थी, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात भी होती थी, लेकिन अल्टीमेटली चाइना का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। चाइना दरअसल गलवान पे उसने साबित किया कि उसके ऊपर रिलाई करना मुश्किल है, और वो किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को वायलेट करने के लिए भी तैयार है। अब चीजें जब बिगड़नी शुरू होती है ना, तो फिर वो बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन अपनी जो उसकी चाइना की लीडरशिप है, जो उसकी क्लोज्ड गार्डेड क्वार्टर्स हैं, उसके द्वारा उसने एससीओ और ब्रिक्स को एक किस्म से अपने, क्या कहते हैं, आयरन फिस्ट में ले लिया पूरा का पूरा। उसका एक फौलादी शिकंजा था, वो उसके ऊपर कसता चला गया। भारत के लिए एक किस्म से असहनीय होना शुरू हुआ कि हम वहां क्या कर रहे हैं। इवन राजनाथ के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया जब वहां पर पूरी की पूरी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आती है वो सब चाइना और पाकिस्तान ओरिएंटेड थी, और भारत सिवाय इसके कि वहां साइन ना करता कुछ कर नहीं पाया। पर कुछ चीजें बड़ी क्लियरली उसमें से निकल कर आ गई थी, और वो चीजें ये थी कि अल्टीमेटली इनको गवर्न कौन कर रहा है। ये सारे के सारे जो ब्रिक्स के और एससीओ के साथी हैं, वो किसके साथ में खड़े हैं? क्या भारत के साथ कोई खड़ा है क्या? इस बात का एहसास भारत को बहुत लेट हुआ कि मैं तो एससीओ और ब्रिक्स दोनों के अंदर आइसोलेटेड हूं, और मुझे अपने ही इनके जो मेंबर हैं वही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो इंटरेक्शन थे सारे के सारे, वो भारत के लिए एक तरफा होते चले गए, और भारत इस बात को समझ नहीं पाया कि मैं जो कि ग्लोबल साउथ की बात करता हूं, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात करता हूं, पर मैं तो वहां पर हूं ही नहीं। क्योंकि करीब करीब 150 कंट्रीज तो बीआरआई के अंडर आ चुके हैं, और उनको चाइना ने एड दी हुई है, उनकी मदद दी हुई है, भले उसको अपने शिकंजे में कसा हो। लेकिन भारत ने तो ये किया नहीं ना। भारत ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जो कि यूएस एड की तरह हो या बीआरआई की तरह हो। भारत उतनी मसल पावर नहीं रखता था कि ये सब कर पाता। मुझे लगता है कि जो साउथ, ग्लोबल साउथ की जो बात लगातार हो रही थी, वो जहां पे एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल गवर्नेंस की बात थी, भारत वहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। हम सिर्फ समिट में जाके बात करने लायक हो गए कि ग्लोबल साउथ आज भारत की ओर देखता है। सच कहा जाए तो हर कोई चीन की ओर देख रहा था।
हमारी ओर तो कोई देख ही नहीं रहा था। इवन G7 के समिट में जो हमारा अपमान हुआ और पीछे की लाइन में मोदी जी को खड़ा किया, तो उससे पता लग गया कि अल्टीमेटली यहां हमारी हैसियत क्या है। अब G7 में चाइना को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि चाइना गया और शी जिनपिंग या जो भी उनका लीडर होगा वहां पे जाएगा, वो बैक की सीट पे नहीं बैठेगा, वो फ्रंट सीट पे बैठेगा, वहां पर सबके साथ इक्वली बात करेगा। तो चाइना की जो एम्बिशंस हैं, जो रीजनल एम्बिशंस हैं, जो उसकी ग्लोबल एम्बिशंस हैं, और जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो उसका डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर है, जो उसके मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, जो उसकी एक क्या कहते हैं कि फौलादी शिकंजा है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। अब एक बात चाइना को समझ आई कि पश्चिमी देशों का सूरज ढल रहा है, वो डिक्लाइन पे हैं सारे के सारे, और वो अपने आप को रीसेट करना चाहें तो भी नहीं रीसेट कर सकते। तो ग्लोबल गुड क्या है? तो इंडिया की जो क्या है कि जो कैपेबिलिटीज हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, बहुत लिमिटेड है हमारी एक्चुअली। अब इतनी तेजी से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लेकिन भारत यहाँ पर कहीं नजर नहीं आता था। भारत ने यहाँ पर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात की, यानी कि रणनीतिक मेरे पास आज़ादी है, लेकिन ये खोखली साबित हुई। अब इस किस्म के शब्दों का उपयोग करेंगे, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, ये है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपकी बात कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर आपकी चीज़ों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। हम पाकिस्तान का नाम लेना चाहते हैं पहलगाम में, वो हमको नाम भी नहीं लेने देता। हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम लेना चाहते हैं, वो उसको भी नहीं लेने देता। तो हमारा जो ग्लोबल साउथ का जो होल्ड होना चाहिए था, जब लोगों ने देखा कि हमें को पूछता ही नहीं है, हमें एससीओ में कोई नहीं पूछता, हमें G7 में कोई नहीं पूछता, हमें ब्रिक्स में कोई नहीं पूछता, हमारा अमेरिका के साथ जो बायलेटरल्स है हमें वहां कोई नहीं पूछता, हमें क्वाड में कोई नहीं पूछता, तो दुनिया को रियलाइज हुआ कि आई डोंट थिंक कि इंडिया की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो है वो हॉलो है, इसके अंदर इन तेलों में तेल नहीं है, तो इसके ऊपर यकीन करके कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। दरअसल जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थे उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी तो चली गई, हमारे साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो इंटरनेशनल इश्यूज को वो साधने में, एड्रेस करने में फेल हुई। और यहाँ भारत ने एक किस्म से क्या है कि जो छाती ठोक कर 56 इंच की बातें डोमेस्टिक फ्रंट में की, वो चीज़ें कहीं भी अलाइन होती नजर नहीं आई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। यहाँ पे कमजोरी निकल के आई कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करना चाहते थे, आप डोमेस्टिक में तो कर रहे थे, लेकिन उसको आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ट्रांसलेट नहीं कर पाए। बस यही कमजोरी रह गई, क्योंकि हम इंटरनेशनल एरिना के अंदर जाके ना तो वेस्टर्न नेशंस को अपने पक्ष में कर पाए, कन्विंस कर पाए, ना हम जो दूसरा पक्ष है उसको कन्विंस कर पाए। और जो हमारे खोखले नारे थे कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, वहां हम कहीं थे ही नहीं, हम नजर ही नहीं आए कहीं पर, हम उनका मुद्दा ही नहीं उठा पाते थे। जो वैक्यूम था उसको चाइना ने भरा और 150 कंट्रियों को BRI के द्वारा, डोल्स के द्वारा अपने कब्जे में किया। बस यहीं से हमारी कूटनीतिक हार शुरू हुई, और एक बार को हम स्लाइड पे आए तो फिर हम फिसलते चले गए, फिसलते चले गए, फिसलते चले गए। यही आज की हकीकत है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इंडिया का पक्ष नहीं लेके चाइना को आगे क्यों ठहरा रहे हो। जो सच है वो बोलना भी तो चाहिए ना। मोदी जी महागुरु नहीं है, मोदी जी विश्व गुरु नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं। जाओ ट्रिनिडाड घाना वगैरह के चक्कर काटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़े नेशन तो आपको घास भी नहीं डाल रहे ना, ये भी तो एक सच है। इसलिए मैंने कहा जो हॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो चर्चा हो रही है वो सही है, और हमें एक ऐसी विदेश नीति और ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश हित की बात करे, ना कि दूसरों के हित की बात करे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत फीडबैक दीजिएगा।